Yes. Okay. So we know that when a base class gets inherited by the derived class, so if it has some data private, यहाँ हमारे पास में x है, some data is protected, like here we have y, some data is public, right? These are the properties of the base class. Now if it is privately inherited by the derived class, फिर उसमें क्या डेटा ट्रांसफर होगा? तो वो हमें पता है कि प्राइवेट जो डेटा होता है बेस क्लास का या पेरेंट क्लास का, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी पासवर्ड्स की, ठीक है। उसके बाद में अगर मेरे पास में प्रोटेक्टेड डेटा है, वो डेटा ट्रांसफर होता है। अगर ये प्राइवेटली इनहेरिट हो रहा है तो ये प्रोटेक्टेड डेटा भी अब क्या है, प्राइवेट बन जाएगा। सिमिलरली अगर पब्लिक डेटा है, क्योंकि प्राइवेटली इनहेरिट हो रहा है, पेरेंट ने ही उसको बोला है दैट यू कैन इनहेरिट द डेटा एंड एज वेल एज मेंबर्स, 1 minute, that you can inherit the data as well as members privately, तो ये सब data यहाँ बाकी का private हो जाएगा। Similarly, if you inherit, if some derived class gets inherited by the base class protectedly, then anyways private data will not be accessible, then protected data will be protected and other public data also will be protected, क्योंकि base class ने ही कहा है कि आप protectedly इसको inherit कर सकते हैं, ठीक है। Then we have public. If a class gets derived class, or if a class gets derived from the base class publicly, क्या है, प्राइवेट डेटा तो एक्सेस नहीं होगा, प्रोटेक्टेड जो है वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा और पब्लिक जो है वो पब्लिक रहेगा, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, जो डेटा हमारा प्राइवेट तो नहीं होगा एक्सेसिबल, बट जो हमारे पास में और जो डेटा है वो एज इट इज वहां ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आई हैव वन क्लास कॉल्ड ग्रेड, ये मेरे पास में पेरेंट क्लास है, इसमें कुछ मेरे पास में प्राइवेट मेंबर्स है। प्राइवेट मेंबर्स में क्या है, लेटर नाम का एक वेरिएबल है करेक्टर डेटा टाइप का, देन स्कोर एंड दिस इज द फंक्शन एलसी ग्रेड, ये हमारे पास में ये प्राइवेट डेटा है। तो हमारे पास में कुछ पब्लिक फंक्शंस भी हैं, दिस इज द डेटा, ठीक है। ये हमारे पास में दीज आर द फंक्शंस दैट आर पब्लिक मेंबर्स। Now, if we create test class and that is inheriting this grade class, और publicly हमारे पास में inheritance है, फिर इसमें क्या होगा, प्राइवेट डेटा, ये जो ग्रेड का प्राइवेट डेटा है ये एक्सेसिबल। अच्छा, पहले हम ये बात करते हैं कि जो टेस्ट क्लास है उसके अपना भी कुछ डेटा मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे हमने कल किया था कि जैसे एक हाउस की एग्जांपल ली थी, तो उस हाउस में क्या है, हमारे पास में कुछ अपना नया बना सकते हो, तो अपना नया डेटा भी तो हो सकता है ना, इस क्लास का, इस डिराइव्ड क्लास का। तो इसका अपना डेटा क्या है, प्राइवेट है एंड पब्लिक मेंबर्स ने दे रखे हैं। प्राइवेट इज दिस डेटा दैट आई हैव हाईलाइटेड हियर, एंड पब्लिक में इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो क्या होगा, ये मेरे पास में ओवरऑल कितना डेटा आएगा, इसका डेटा तो जो ऊपर टेस्ट क्लास का है वो तो होगा ही होगा, ठीक है, एज इट इज ट्रांसफर होगा, है ही इसके, इसका ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बट पीछे से जो इनहेरिटेड क्लास से आपका डेटा आ रहा है, तो प्राइवेट जो मेंबर्स हैं वो तो आपके इनएक्सेसिबल होंगे बाय द डिराइव्ड क्लास, बट जो इसका पब्लिक मेंबर्स हैं, पब्लिक मेंबर्स क्या हैं, पब्लिक मेंबर्स इसके बेस क्लास के थे एंड दिस क्लास इज इनहेरिटेड पब्लिकली, तो ये जो पब्लिक मेंबर्स हैं दे आल्सो विल बी केप्ट इन पब्लिक नाउ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो बेस क्लास के यहाँ वॉइड, सेट स्कोर, गेट लेटर, ये सब पब्लिक मेंबर्स थे, वो यहाँ पर भी है, we have kept here also that they are accessible with the object of the derived class. So when test class, this class gets inherited from this grade class using the public access specifier, ये public access specifier है, तो ये overall इसका क्या डेटा रहेगा, ये private members रहेंगे and ये public members रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्रोटेक्टेडली, हमारे पास में सेम डेटा है, अगर इसको प्रोटेक्टेडली हम इनहेरिट करते हैं तो क्या होगा, प्राइवेट डेटा मेंबर्स तो ये वाला डेटा जो टेस्ट क्लास का है वो तो एज इट इज ट्रांसफर होगा, है ना, वो तो होगा ही, उसका अपना डेटा है। देन क्या होगा, हमारे पास में जो पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं अगर उसके ऊपर प्रोटेक्ट की इनहेरिटेंस लगी है तो क्या होगा, एवरीथिंग विल बी protected now,
ठीक है। तो आप ये देखो कि ये जो पब्लिक मेंबर्स थे पेरेंट क्लास के, इस ग्रेड क्लास के, क्योंकि प्रोटेक्टेडली इनहेरिट हो रहा है, यहाँ देखो प्रोटेक्टेडली इनहेरिट हो रहा है, तो यहाँ फाइनली क्या होगा, इन टेस्ट क्लास दिस डेटा विल बी एज प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड हमने कल पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड क्या होता है, आगे की किसी क्लास को ट्रांसफर कर सकते हैं, आगे मतलब किसी डिराइव्ड क्लास को, मतलब चाइल्ड क्लास को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अदरवाइज दूसरे क्लासेस के लिए या फिर मेन फंक्शन के लिए ये डेटा है प्रोटेक्टेड, दिस इज ट्रीटेड एज प्राइवेट ओनली। ठीक है, ये होता है। ठीक, उसके बाद में हमारे पास में जो पब्लिक, इसका अपना पब्लिक था, वो तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, तो वो तो पब्लिक में ही आएगा। ठीक है, सो व्हेन दिस क्लास this test class gets inherit from grade, and when this mode of inheritance is protected, तो हमारे पास में ये वाला डेटा आएगा। अब तीसरा क्या बचा कि अगर हम प्राइवेटली उसको क्या कर रहे हैं, प्राइवेटली उसको इनहेरिट कर रहे हैं, तो प्राइवेट मेंबर तो नहीं ट्रांसफर होगा, ये तो एज इट इज तो खत्म हो जाएगा, ये वाला डेटा एज इट इज होगा। और जो ये पब्लिक मेंबर्स आपकी पेरेंट क्लास के थे, क्योंकि उसने कहा है कि प्राइवेटली आप इनहेरिट कर सकते हैं, तो जितना भी पिछला डेटा होगा जो पीछे से ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, दैट विल कम इन प्राइवेट नाउ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जितने आपके यहाँ पब्लिक में फंक्शंस पड़े थे, क्योंकि प्राइवेटली इनहेरिट हो रहा है, तो यहाँ प्राइवेट मेंबर्स, जो टेस्ट के प्राइवेट मेंबर्स हैं, उसमें ये ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक ऐसे बता देती हूँ, अगर हमारे पास में एक क्लास होती है, लेट अस सपोज आई हैव अ क्लास ए, ठीक है, मैं इसको एक्स क्लास बना देती हूँ। तो इसमें अगर if I have some data members A, B, ये मेरे पास में डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे अब मैं क्लास Y बना लेती हूँ, that gets inherited from, अच्छा, public from class X, ठीक है। आपको याद है कल हमने किया था कि कैसे इनहेरिट करते हैं, पहले क्लास कीवर्ड Y। नॉर्मली हम क्या करते थे, नॉर्मली हम ये करते होते थे, हम ये नहीं लगाते थे और y का कोड लिख देते थे। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे नहीं करूंगी, पहले मैं स्कोप, ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस ऑपरेटर लगाऊंगी, और फिर यहाँ विजिबिलिटी मोड लिखूंगी, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, और किस क्लास से इनहेरिट हो रहा है, दैट इज क्लास एक्स। तो फिर यहाँ पर मैं इसमें ये दे दूंगी, तो ये हमने कल किया था। अच्छा, अगर इस, देखो एक्स क्लास का जो डेटा है वो ए एंड बी है, ए एंड बी आर द वेरिएबल्स ऑफ क्लास एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर वाई जो क्लास है उसके अंदर मैंने लिख दिया सी एंड डी, है ना। तो अगर मैं इस एक मेन के अंदर अगर मैं एक y क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, उसके अपने c एंड d वेरिएबल्स, y क्लास का c एंड d वेरिएबल्स तो होंगे ही होंगे, बट उसमें जो इनहेरिटेंस लगाई है उसमें ये जो ऊपर हमने a एंड b रखे हैं वो भी उसमें वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं डिराइव्ड क्लास का एक साइज लेती हूँ, साइज ऑफ दिस डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा, दैट विल बी द सम ऑफ डिराइव्ड क्लास मेंबर्स एज वेल एज द पेरेंट क्लास मेंबर्स। तो इसमें टोटल डेटा ये वाला रहता है, ठीक है। तो ओके, so let's come to this again. तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा है वो क्या है, इफ वी डिराइव अ सब क्लास फ्रॉम पब्लिक बेस क्लास, देन पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बिकम पब्लिक इन द डिराइव्ड क्लास एंड प्रोटेक्टेड। ये आप, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ये बार बार बोलने की जरूरत है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कल भी हमने ये किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सिंगल इनहेरिटेंस पे, जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस थी उसमें अगर सिंगल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमें पता है क्या होता है, एक बेस क्लास है और उससे एक ही डिराइव्ड क्लास बन के आ रही है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल पहले देखते हैं हम। जैसे मेरे पास में एक क्लास है बेस, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास में दो वेरिएबल्स हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स, इंट आई एंड जे, ठीक है। पब्लिक में आई हैव सेट फंक्शन जिसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, तो
ए का डेटा जो है वो आई में चला जाता है एंड बी का डेटा जे में असाइन हो जाता है इफ आई हैव टू सेट द वैल्यूज एंड इफ आई कॉल दिस सेट फंक्शन। ठीक है, अब इस बेस क्लास में मेरे पास में ये वाला डेटा हो गया। फंक्शंस में सेट फंक्शन है और एक और फंक्शन है शो नाम का फंक्शन, जो इस आई एंड जे की वैल्यू को कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेस क्लास हो गई। क्या मतलब पेरेंट क्लास। अब इससे मैं डिराइव्ड क्लास बना रही हूँ। डिराइव्ड आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, हेयर वी हैव टेकन डिराइव्ड, राइट, इसको आप ले सकते हैं, बट ये क्योंकि कीवर्ड नहीं है ये, ठीक है, बेस एंड डिराइव्ड कीवर्ड्स नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्लास डिराइव्ड, और ये क्या है, आपने इनहेरिटेंस ऑपरेटर लगाया, उसका विजिबिलिटी मोड मतलब कौन से मोड में आप उसको इनहेरिट कर रहे हैं, एंड नेम ऑफ बेस क्लास, तो ये बेस BASC है, तो यहाँ मैंने बेस क्लास का नाम लिख दिया। अब इस डिराइव्ड क्लास के पास में अपना कौन सा डेटा है, अपना कौन सा इसमें डेटा है, दैट इज के, राइट। क्या ऊपर तो बेस क्लास में आई एंड जे थे, बट डिराइव्ड क्लास का अपना कौन सा डेटा है, दैट इज के। ऐसे ही मैंने यहाँ इसमें दो फंक्शंस बनाए हैं, दैट इज सेट, जो इसमें के की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है, सेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट। ऐसे ही शो के, जो इसको आउटपुट को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, मेन के अंदर अगर हम डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा डेटा होगा, ऊपर के जो आई जे हैं और दूसरा के, ठीक है, एंड इट विल आल्सो, इट कैन आल्सो एक्सेस द फंक्शंस, कौन सा सेट फंक्शन, शो फंक्शन, और कौन सा फंक्शन है सेट के फंक्शन एंड शो के फंक्शंस, मतलब टोटल इसमें 4 फंक्शंस हो गए हैं, है ना। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप सेट के फंक्शन को कॉल करते हैं, वो तो इसी का मेंबर है, डिराइव्ड क्लास का ही मेंबर है। ऊपर ये देखिए 17th लाइन में ये जो है ना, तो इसको तो हम कॉल कर सकते हैं, एंड आई एम गिविंग आर्गुमेंट 20 with the help of this object, because this will have this show function and set function also. So what happens, क्योंकि ये इनहेरिट होके आया है, तो डिराइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इन फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, उसको कैसे हम एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास का। तो यहाँ पर हम सेट 1 2, ये किसका इसका मेंबर है, ये बेस क्लास का मेंबर है, बट आप इसको कैसे एक्सेस कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ डिराइव्ड क्लासेस ऑब्जेक्ट, राइट। डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ob.show फंक्शन इज फॉर द बेस क्लास एंड show k इज फॉर द डिराइव्ड क्लास। तो इसको अगर मैं फिर सेव करती हूँ एंड इफ आई रन दिस प्रोग्राम, तो क्या होगा, हमारे पास में now this everything is all these functions are accessible and especially in public mode। तो derived class का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने फंक्शंस तो एक्सेस कर ही सकता है, बट साथ के साथ जो पेरेंट क्लास के फंक्शंस हैं, बिकॉज दोज फंक्शंस आर इनहेरिटेड, सो इट कैन आल्सो एक्सेस द पेरेंट क्लास के फंक्शन। तो अब हम यहाँ पर अगर शो फंक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों में सी आउट लगा था। पहला जो शो फंक्शन है वो बेस क्लास का था, ठीक है, और वहां हम उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, दो चीजें 1 and 2 जो सेट किया है। ऐसे शो के में इट वाज हैविंग ओनली 1 वेरिएबल, उसकी आपने वैल्यू 20 सेट की थी, तो वो यहाँ प्रिंट हो गया है। ठीक है, सो दिस इज द केस विद सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि प्रोग्राम थोड़ा लेंथी बन सकता है, बट इसको धीरे धीरे करोगे तो अपने आप ये दिखने में लेंथी हो सकता है, बट समझोगे तो नहीं इसमें कोई गड़बड़। ठीक है, तो क्लास बेस है, इसमें वेरिएबल्स हैं और इसका फंक्शंस हैं। ऐसे डिराइव्ड क्लास बनाई, उसका अपना डेटा है, एंड देन यू कैन कॉल दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल ये वाली कर ली। अच्छा, अगर हम एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट इज द एग्जांपल कि अगर हमने, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट इज द एग्जांपल कि अगर हमने, ये सेम है हमारे पास क्लास बेस है, सेम प्रोग्राम है, हमने यहाँ पर पब्लिक पहले लिखा था, पब्लिकली इनहेरिट कराई थी क्लास को, बट यहाँ हमने अब प्राइवेट लिख लिया। ठीक है, जो लास्ट एग्जांपल हमने करी है उसमें आप इसको देख सकते हो इस लाइन में कि आप यहाँ पर पब्लिकली इनहेरिट कर रहे थे इस क्लास को, ठीक है, बेस क्लास को। बट अगर मैं इस पब्लिक को हटा के यहाँ प्राइवेट लिख देती हूँ तो क्या होगा,
देखो बेस क्लास में हमारे पास में डेटा आई जे जो कि प्राइवेट है वो डायरेक्टली एनीवेज एक्सेसिबल नहीं होगा, है ना। ये जो हमारे पब्लिक फंक्शंस हैं ये आगे अब क्या है, ये प्राइवेट हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज इनहेरिटेंस जो आप इसमें इनहेरिट कर रहे हैं बेस क्लास से, दैट इज प्राइवेटली इनहेरिटेड। द डेटा members and the member functions that you are inheriting from the base class, they are privately inherited. ये जो set फंक्शन है और शो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, अब प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर अच्छा अब ये डिराइव्ड क्लास के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि डिराइव्ड क्लास के लिए डेटा कौन सा रहेगा, इंट आई जे जो प्राइवेट था वो तो ये नहीं ले पाएगा। प्राइवेट में सेट फंक्शन एंड शो फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, प्राइवेट में क्या आ जाएगा, सेट फंक्शन जो भी आपका था और साथ में शो फंक्शन, ये प्राइवेट हो जाएगा। और साथ में इसका अपना डेटा क्या है, के है, तो मतलब ये डिराइव्ड क्लास का अपना डेटा के आ गया। पब्लिक में, इसके पब्लिक में क्या होगा, जो इसके अपने फंक्शंस हैं वो क्या है, सेट के एंड शो के। ठीक है, तो ये पब्लिक में क्या होगा, सेट के जो आपका फंक्शन है और साथ में शो के यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, पब्लिक अगर सिर्फ यही दो फंक्शंस हो रहे हैं जो डिराइव्ड क्लास तक पहुंच रहे हैं आफ्टर इनहेरिटेंस, तो आप सिर्फ इन दोनों फंक्शंस को ही तो कॉल कर सकते हो फ्रॉम द मेन। यस, तो अगर हम इस सेट एंड शो फंक्शन को कॉल करते हैं जो बेस क्लास से इनहेरिट हुए हैं, जो प्राइवेट है अभी, तो फिर आपके पास में एरर आएगी। ठीक है, तो ये सेट फंक्शन क्या है, ये तो प्राइवेट है तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ऐसे शो फंक्शन क्या है, वो तो बेस क्लास का फंक्शन है तो यहाँ एरर आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये सेट के एंड शो के करते हैं तो फिर ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, यस, ओके। देन वी हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास में क्या है, दो अलग अलग क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, क्लास बी है, क्लास सी है एंड क्लास ए। अब एक क्लास से यहाँ दूसरी क्लास को इनहेरिट करना तो हमें पता है कि कैसे करते हैं। अगर हमारे पास में दो क्लासेस हैं तो क्या हमें करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, लाइक आई हैव दिस, इफ आई हैव दिस क्लास ए, ये मेरे पास में क्लास ए है, हमारे पास में क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और क्लास बी है, राइट, ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। अब जो एक क्लास सी बनती है वो दोनों से डिराइव हो रही है, तो हम क्या पहले क्या लिखते थे, अगर एक से डिराइव हो रही है तो क्या लिखोगे, चलो इसको हटाती हूँ मैं, अगर एक से ही डिराइव हो रही है तो हम क्या लिखते हैं, मैंने यहाँ मोड ऑफ इनहेरिटेंस लिखा और साथ में ये ए लिख दिया, है ना। और ऐसे हमारे पास में ये आप इसमें क्लास सी का कोड लिख सकते हो। बट अगर मेरे पास में एक और क्लास इंडिपेंडेंट क्लास है, दैट इज क्लास बी, देन हाउ टू इनहेरिट दिस क्लास ऑल्सो, देन वी विल पुट अ कॉमा हियर और यहाँ इसका मोड लिखेंगे। लेट अस सपोज ये भी पब्लिक है, मैं यहाँ पब्लिक लिख रही हूँ एंड साथ में बी। ठीक है, तो इतनी आपकी कितनी भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं आप उसको कॉमा डाल के ऐसे इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्लास से इनहेरिट जैसे किया तो वो तो हमने देखा हुआ है सिंगल इनहेरिटेंस में, बट अगर आपके पास में मल्टीपल क्लासेस है तो आप कॉमा डाल के आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मल्टीपल, ओके, सो आई हैव अ क्लास बेस 1। ठीक है, मल्टीपल में क्या होता है, आपकी जो पेरेंट क्लासेस हैं वो मल्टीपल हैं, तो मेरे पास में ये बेस 1 नाम की क्लास है जिसमें कुछ प्रोटेक्टेड डेटा है एंड पब्लिक में मेरे पास में शो नाम का फंक्शन है, और ये क्लास यहाँ पर खत्म हुई। ठीक है, क्या है इसके अंदर, प्रोटेक्टेड डेटा। प्रोटेक्टेड मतलब क्या होता है, बाहर की दुनिया के लिए ये प्राइवेट है, वो नहीं एक्सेस कर सकते, बट दिस डेटा प्रोटेक्टेड का मतलब क्या, बट अगर कोई चाइल्ड क्लास होती है तो उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कि कैसे ये इनहेरिट होगा। तो अब हमारे पास में क्या है, ये शो नाम का यहाँ फंक्शन है वो पब्लिक है। चलो अब मेरे पास में एक और इंडिपेंडेंट क्लास है, कौन सी, बेस 2, इसके अंदर भी कुछ प्रोटेक्टेड डेटा है इंट y एंड शो y नाम का फंक्शन है जो इसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मेरे को एक नई क्लास बनानी है डिराइव्ड क्लास, और फिर क्या करती हूँ मैं, दोनों क्लासेस से इनहेरिट कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, पब्लिक बेस 1 कॉमा
पब्लिक बेस 2, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, अगर मैं डिराइव्ड क्लास की बात करूं, इसका अपना डेटा क्या है, सेट, यहाँ एक फंक्शन भी है इसके अंदर, अपने डेटा मेंबर नहीं है, बट अगर इन दोनों क्लासेस को ये इनहेरिट कर रहा है तो बेस 1 का डेटा एंड बेस 2 का डेटा इसके पास में होगा, डिपेंडिंग ऑन द पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ मेन में, अब किसका ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ओबी बनाया है, and with the help of this function, with the help of this ob object I can call this set function. set function में क्या है, आपके पास में 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिराइव्ड क्लास का एक ये फंक्शन है, यस। तो आपने वहां 10 एंड 20 दिया है, ठीक। ये अब आप ये देखो कि ऊपर से x and y यहाँ पर आ रहा है, anyways it will, this derived class, if it is inherited from base and बेस 1 एंड बेस 2, बेस 1 का डेटा इंट x, साथ में बेस 2 का डेटा क्या था, इंट y, यस, दिस इज इंट y, सो बोथ ऑफ दीज आर एक्सेसिबल इन डिराइव्ड। तो वो ये जो डेटा है हमारा, क्योंकि प्रोटेक्टेड है ना, प्राइवेट तो नहीं है, प्राइवेट तो एक्सेसिबल नहीं होता। अब ये डेटा ऊपर आप देख सकते हो कि प्रोटेक्टेड है, तो मतलब ये डिराइव्ड क्लास में ट्रांसफर हो जाएगा, और हम उस डिराइव्ड क्लास में सिर्फ एक क्या बना रहे हैं, फंक्शंस, जिसमें इनको इनिशियलाइज कर रहे हैं, इस x एंड y को, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इसको एक्सेस करेंगे कैसे, हमने 10 एंड 20 में से इसको वैल्यू दी, एंड देन शो x क्या है एंड शो y क्या है, ये इनहेरिट हुए हैं फ्रॉम बेस 1 क्लास एंड फ्रॉम बेस क्लास, फ्रॉम क्लास बेस 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये इससे क्या हमें पता चला कि आप कैसे भी डेटा, जैसे आपका अगर प्रोटेक्टेड डेटा है तो वो क्लास में ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज ट्रांसफर इन द सेंस इट इज एक्सेसिबल इन द चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो ये पब्लिक डेटा है वो तो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है उसमें, हमारी क्लास में। आपको वही जो हमने टेबल इसमें कराया है, तो इसके बेस पे जो हमने पहले ये किया है ना, ये वाला, ये इसके बेस पे ये सारा जो, अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि which data is accessible and which is not, ठीक है। So now we have done single inheritance example, multiple inheritance example. Now we will go for multi-level inheritance. अब multi-level inheritance के example क्या है, जैसे कल हमने करी थी grandfather, father and son, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट क्लास है बेस क्लास, और फिर उसमें डिस्प्ले 1 नाम का फंक्शन है, ठीक है। एक डिराइव्ड क्लास है, तो उसमें नाउ इट इज पब्लिकली इनहेरिटिंग द बेस क्लास, तो मेरे पास में इसमें डिस्प्ले 2 नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका अपना डेटा हो गया। ऐसे ही डिराइव्ड 2 क्लास बनाई, जैसे हमने ग्रैंडफादर, फादर एंड सन बनाया, तो दिस इज द लास्ट क्लास दैट आई एम, 3 लेवल्स के, आप और भी इसमें लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास डिराइव्ड 2, तो इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, जो ऊपर ये वाली इमीडिएट यहाँ डिराइव्ड है ऊपर, ठीक है, उससे, तो इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम डिराइव्ड क्लास। तो इसका अपना एक फंक्शन है डिस्प्ले 3। तो अगर सब कुछ ये पब्लिक में है, ऊपर सब डेटा, और साथ में पब्लिकली आप इनहेरिट कर रहे हैं, देन दिस लास्ट क्लास जो आपके पास में डिराइव्ड 2 है, दैट विल इंक्लूड ऑल द फंक्शंस जो उसके पेरेंट क्लास और साथ में पेरेंट टू पेरेंट क्लास में है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, व्हिच इज दिस ऑब्जेक्ट, इट इज ऑफ क्लास डिराइव्ड 2। तो इसमें आप डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 अगर इन फंक्शंस को कॉल करेंगे तो वो भी ये चलेगा। व्हाई? बिकॉज दीज वर पब्लिक फंक्शंस, और साथ में ये जो पब्लिक फंक्शंस हैं, दे आर इनहेरिटेड पब्लिकली इन द डिराइव्ड क्लास, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर द आउटपुट। Okay, so you can see second derived class content first derived, तो ये क्या है, डिस्प्ले 3, ये क्या है, इमीडिएट डिराइव्ड जो ऊपर हमने बनाई है, डिराइव 2 का फंक्शन है। तो ये क्या है, सेकंड डिराइव्ड क्लास कंटेंट, तो डिस्प्ले 2 क्या है, फर्स्ट डिराइव्ड क्लास कंटेंट सॉरी, देन डिस्प्ले 1 वो क्या है, बेस क्लास कंटेंट, ठीक है। ऐसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
Then we have hierarchical inheritance. Hierarchy अगर आपको याद होगा कि एक हमारे पास में क्लास है, उससे आप अलग अलग क्लासेस बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल देखती हूँ, हायरार्की बन रही है, तो एक ही क्लास है, आपके पास में एक क्लास है मेंबर नाम की, ठीक है। उसमें आपके पास में कुछ डेटा है, यहाँ आपने प्राइवेट में डेटा रखा है। अगर आप उसको किसी क्लास, दूसरी चाइल्ड क्लास को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं, बट हेयर इट इज प्राइवेट। देन पब्लिक में इसके कुछ फंक्शंस हैं, गेट एंड डिस्प्ले फंक्शन। सो गेट जो है दैट इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इज प्रिंटिंग द आउटपुट, राइट। तो ये हमारे पास में एक क्लास है मेंबर, और इसका हम देख लिया डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब इस क्लास से हमारे पास में फर्स्ट डिराइव क्लास होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में एक ये कॉमन है ऊपर मेंबर नाम की क्लास, जिसमें जेंडर एज था, तो उससे हम पहली क्लास हम स्टूडेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का इसमें क्या है, हमारे पास में एक और डेटा कोई ऐड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और गेट डेटा फंक्शन, एंड दिस इज अनदर फंक्शन, एंड दिस इज अनदर गेट डेटा फंक्शन, एंड दिस इज अनदर डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। अब यही जो ऊपर हमने मेंबर नाम की क्लास बनाई है, इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। सिर्फ एक तो देखो, दिस इज ओनली द क्लास जिसमें जेंडर एंड एज है। अगर आप स्टूडेंट लेते हैं तो उसमें आप लेवल आप उसमें डाल सकते हो। अगर स्टाफ लेते हो तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्या डाल सकते हो जेंडर एंड एज में, उसकी अलावा क्या डाल सकते हैं, सैलरी एक एंटिटी हो सकती है। तो उसमें यू कैन ऐड अनदर फंक्शन गेट डेटा एंड डिस3, जिसमें आप इसको सी आउट करा सकते हो, ठीक है। तो एक क्लास आपकी मेंबर है, उससे आप स्टूडेंट क्लास बना रहे हो, और उसी से आप एक अलग स्टाफ क्लास बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अब किस किस का आप आपके पास में अब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, कौन सी, एक तो स्टूडेंट नाम की जो बनी है ये STUD, और दूसरी स्टाफ नाम की। अब आप इन दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने स्टाफ नाम का एक स्टाफ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसे स्टूडेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया, ये स्मॉल एस है वो कैपिटल एस है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर यू कैन एक्सेस द फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक हाँ, तो ये हमारे हायरार्किकल मतलब आपके पास में एक क्लास से अलग अलग क्लासेस एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, मतलब डिराइव हो रही हैं। तो उन क्लासेस के हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के then we can call the functions that are in the base class, ठीक है। So it is taking input, age is, if I'm taking 12, class है ABC, ठीक है। age again it is taking, wait, यहाँ आएगा इसका, हाँ, जेंडर मेल, क्लास ABC, अगेन XYZ। तो सेकंड एक था, आई थिंक यहाँ हम गेट लाइन यूज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया, और उसके बाद आता है मेन टॉपिक कि हम अगर आपके पास में, अब मैं इसमें करवा देती हूँ आपको, देखो यहाँ पर अगर आपके पास में एक क्लास है A नाम की, इसके बाद में आप एक क्लास B इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम क्लास A, फ्रॉम क्लास A, ठीक है। ये आपकी इनहेरिटेंस होगी। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते थे कि एक अगर हम क्लास बना रहे हैं तो उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है ना, एक कंस्ट्रक्टर होता है। ऐसे अगर मैं ये क्लास B इनहेरिट कर रही हूँ तो इस B क्लास के अंदर भी तो कंस्ट्रक्टर होगा, यस, उसके अंदर भी हम पब्लिक में बना सकते हैं। तो है ही है कि हमने जो पढ़ा हुआ है, these constructors are used to initialize the डेटा मेंबर्स। अब डेटा मेंबर्स भी आप इसमें रख सकते हैं। चलो, अब अगर आपके पास में मेन के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब आप किसका ऑब्जेक्ट, नाउ आई हैव जस्ट रिटन प्रोग्राम फॉर सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आप एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जब भी बनता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। अब अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास में B जो है वो इनहेरिट हो रही है फ्रॉम क्लास A, तो हमारे पास में यहाँ पर B का, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो B का कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास में होगा,
बी का कंस्ट्रक्टर तो है ही है, साथ में ए का कंस्ट्रक्टर मतलब पेरेंट क्लास का भी होता है हमारे पास में कंस्ट्रक्टर। अगर ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास में है तो इन दोनों में से पहले कौन सा काम करेगा, हमें वो देखना है अब। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में हमें पता है कि पहले क्या है, कंस्ट्रक्टर्स हम बनाते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर मेरे पास में यहाँ पर डिराइव क्लास एक बन रही है, that gets inherited from क्लास A, यस। अब उसका उस नई क्लास का भी डिराइव क्लास का भी कंस्ट्रक्टर होगा। तो मतलब अगर मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो क्या है, नॉर्मली क्या है, अगर मैं क्या करती हूँ, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, यहाँ पर ए क्लास का ओबीजे ए बनाया, तो क्या होगा हमारे पास में, ऑब्जेक्ट ए का मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी ए क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट ए बनाया है, तो फिर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर हमें पता है कि ए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यस। लेकिन जो बी क्लास का मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया, अब बी क्लास तो डिराइव्ड क्लास है, उसके पास में ये वाला बी अपना कंस्ट्रक्टर भी है और दूसरा ए कंस्ट्रक्टर भी है, तो इन दोनों में से कौन सा कॉल होगा, यस। सो दैट वी हैव टू learn. So we'll read this, that derived class can have their own constructors and destructors. When an object of derived class is created, the base class constructor is executed first, followed by the derived classes constructor. And when an object of derived class is destroyed, its destructor is called first, then that of the base class. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था पहले, एक कंस्ट्रक्टर है मेरे पास में, वो मैं ऐसे लिख देती हूँ, और दूसरा एक हमने डिस्ट्रक्टर भी पढ़ा था, यस, डिस्ट्रक्टर ऐसे लिखते हैं, yes? तो अगर मेरे पास में एक क्लास में कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हैं, और यहाँ पर भी मेरे पास में क्या है, I have written here, I have taken here also I can write destructor, तो ये मेरे पास में ये डिस्ट्रक्टर है, तो इनमें से कौन सा पहले काम करेगा, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, बी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, तो पहले क्या काम करेगा, पहले ए क्लास जो इसका पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर काम करेगा, फॉलोड बाय इस क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या, कि जो भी मेरे पास में ये जो बी, देखो ऑब्जेक्ट बना इसका बी क्लास का, तो ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर क्या है ये, बट पहले अब ये चेक करेगा कि क्या इसकी कोई पेरेंट क्लास भी है, whether it is derived from any other class, yes. So अब ये b पहले नहीं चलेगा, it will call a constructor, जो भी अगर पेरेंट क्लास है इसकी, अगर इसके ऊपर और पेरेंट क्लास होती तो इसको और फिर पेरेंट क्लास पे जाना पड़ता। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट b will call a constructor, yes. नॉर्मली इफ यू फाइंड इट रिटन लाइक दिस, ऐसा कुछ अगर ऐसा कहीं पर दिया होता है, इसको तो बता ही रही हूँ मैं कि अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है, तो बी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, बट दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉलिंग दिस ए कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और फिर जो भी बी के अंदर आपने जो भी कुछ लिखा होगा, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, यस। तो क्या ऑर्डर रहेगा आपका, कि पहले पेरेंट क्लास का, पहले आपका कंस्ट्रक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये क्या है हमारे पास में कंस्ट्रक्टर, तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर काम करेगा, फॉलोड बाय चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, तो डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, ऑपोजिट होता है, डिस्ट्रक्टर, ओहो डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। अगर आप इसमें ओबीजे यहाँ पर अगर डिस्ट्रक्टर का कॉल करते हैं, एनीवेज आफ्टर दिस स्कोप डिस्ट्रक्टर विल वर्क, तो पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर काम करता है, एंड देन पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर काम करता है। ठीक है, यस। तो अभी इसकी एग्जांपल मैं चाहे आपको बाद में बता दूंगी, somebody 1 minute, somebody, सिमू आपका टाइम ओवर हो गया, तो 9:40 तक है ना,
नहीं 9:30 तक होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सॉरी 9:40 तक ही है। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई नहीं कंप्लीट करो आप। हो गया सर।